तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम समझने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का चैप्टर मात्रक और मापन। किसको समझने वाले हैं आज हम? क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर मात्रक और मापन को एकदम बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को आज समझने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं और क्लास 11 और 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप क्लास 11 और 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम मात्रक और मापन को। एकदम बेहतरीन तरीके से आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो मात्रक और मापन में सबसे पहला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम? भौतिक राशियाँ। तो सबसे पहले समझेंगे हम भौतिक राशियाँ आखिर में क्या होती है, ठीक है। तो देखिए क्या सबसे पहले पढ़ेंगे हम भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं आज? सबसे पहले हम भौतिक राशियाँ, ठीक है। मात्रक और मापन में का पहला पॉइंट भौतिक राशियाँ। तो हम समझेंगे कि भौतिक राशियाँ आखिर में क्या होती है। तो समझिए भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, उसके बाद एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग को यहाँ पे समझाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए और उसको नोट करिए, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। तो देखिए ये रहा भौतिक राशि का परिभाषा। देखिए भौतिक राशि क्या बोलता है कि वे सभी राशियाँ जिनका मापन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। एक बार और ध्यान से देखिए, वे सभी राशियाँ जिनका मापन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। यानी इसके कहने का ये मतलब है कि वे सभी राशियाँ जिनका मापन यानी हम जिसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से उसको हम माप सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ। जैसे क्या हो गया? लंबाई हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, समय हो जाएगा, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भौतिक राशियाँ। अब देखिए वे कौन सी राशियाँ हैं जिन्हें हम माप नहीं सकते हैं। तो देखिए संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम माप नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे खुशी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है तो आप उसे ये थोड़ी जाके पूछेंगे कि तुम कितना किलो खुश हो। उसे ये तो नहीं पूछा जा सकता है। इसी प्रकार संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे मापा नहीं जा सकता। जैसे खुशी हो गया, दुख हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे मापा नहीं जा सकता। तो उससे अलग जिसे मापा जा सकता है उसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक राशियाँ। वे सभी राशियाँ जिनका मापन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सके क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और ये भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक होता है मूलभूत राशि कहिए उसे या फिर मूल राशि कहिए, ठीक है। पहला तो हो गया मूल राशि और दूसरा हो गया व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम एकदम एक एक करके एकदम बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, वे सभी राशियाँ जिनका मापन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सके क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसके प्रकार को, किसे? मूल राशि को और व्युत्पन्न राशि को। तो समझते हैं हम सबसे पहले मूलभूत राशि को यानी मूल राशि को। तो देखिए हम लिखते हैं मूलभूत राशि। भौतिक राशि के प्रकार में पहला आता है मूलभूत राशि। पहला क्या है? मूलभूत राशि, ठीक है। अब ये मूलभूत राशि क्या होता है इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। इसकी भी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले परिभाषा लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को हम समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी सबसे पहले परिभाषा हो जाएगी, वे भौतिक राशियाँ ध्यान से एकदम नोट करते हुए चलिए इसको, ठीक है। वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से क्या हो? पूर्णतया यानी पूरी तरह से, पूर्णतया एक दूसरे से क्या हो? स्वतंत्र हो। पूर्णतया एक दूसरे से क्या हो? स्वतंत्र हो। एक दूसरे से स्वतंत्र हो, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? मूलभूत राशियाँ।
तो ये हो गया मूलभूत राशि की परिभाषा। क्या बोल रहा है मूलभूत राशि? वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हो, एक दूसरे से क्या हो, पूर्णतया स्वतंत्र हो, यानी वे एक दूसरे पर निर्भर ना हो। और वे राशि कौन कौन सी हैं अभी हम यहाँ पे एक एक करके दिखाएंगे, ठीक है। मूलभूत राशियां क्रमशः 7 होती हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। मूलभूत राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। अभी हम सातों को यहाँ पे एक एक करके नोट करेंगे, ठीक है। और ये भी बताएंगे कि वह एक दूसरे से पूर्णतया कैसे स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए मूलभूत राशियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक। मूलभूत राशियां हो जाएंगी जैसे जैसे लंबाई, पहली मूलभूत राशि है लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। अब हो जाएगा समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ताप, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और लास्टवा कौन सा हो जाएगा? लास्टवा हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, लास्टवा हो जाएगा पदार्थ की, पदार्थ की, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये होती हैं 7 मूलभूत राशियाँ। ध्यान से देख लें इन लोगों को, कौन कौन सा है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन सातों को आप लोग एकदम इसको रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये आगे आने वाले चैप्टर में ये हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो इन सातों को आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा कि मूलभूत राशियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब देखिए, अब समझते हैं कि आखिर ये एक दूसरे से स्वतंत्र कैसे होती हैं। जैसा कि इसके परिभाषा में बोल रहा है कि ये एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। तो देखिए, आप एक उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे देखिए रफ वर्क में हम समझा रहे हैं नीचे, चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटे में समय, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, तो चाल बराबर क्या है? दूरी बटे में समय। तो चाल कैसे बनेगा? जब दूरी और समय रहेगा तभी ही चाल बन पाएगा। यानी चाल किस पे निर्भर कर रहा है? दूरी और समय पे। चाल किस पे निर्भर कर रहा है? दूरी और समय पे। दूरी और समय नहीं रहेगा तो चाल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ कौन है मूलभूत राशि? मान लीजिए हम ले रहे हैं लंबाई। तो लंबाई किसी पे निर्भर नहीं होती है, ठीक है। लंबाई स्वतंत्र होती है, चाहे कोई रहे या ना रहे, लेकिन लंबाई हमेशा रहेगी, ठीक है। चाल की तरह नहीं है कि ये दूरी और समय पे निर्भर करेगी, ये किसी पे निर्भर नहीं करती है। द्रव्यमान भी ऐसे ही है, ये भी किसी पे निर्भर नहीं करता, समय भी किसी पे नहीं, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सारी मूलभूत राशियाँ किसी पे निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है। ये अपने आप में क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, पहली कौन सी राशि हो गई? मूलभूत राशियाँ। अब दूसरी समझेंगे हम क्या? व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। भौतिक राशि के प्रकार में दूसरा प्रकार कौन सा है? व्युत्पन्न राशि, ठीक है। दूसरा प्रकार है हमारा व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखिए, ठीक है। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसके बाद इसको हम फिर से आपको दोबारा एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। इसकी परिभाषा हो जाएगी, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों के, यानी मूलभूत राशियों के, वे भौतिक राशियाँ जो मूलभूत राशि के सहयोग से, मूलभूत राशि के सहयोग से बनाई जाती है, बनाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए,
कि वे भौतिक राशियाँ जो मूलभूत राशि के सहयोग से बनाई जाती हैं, यानी व्युत्पन्न राशि किसके सहयोग से बनाई जाती है? मूलभूत राशि के सहयोग से। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ पे रफ वर्क में किसका उदाहरण लिया था? चाल का। ठीक है, तो चाल किसके किसके सहयोग से बन रहा था? दूरी और समय के। किसके किसके सहयोग से बन रहा था चाल? देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया था? चाल। चाल बराबर क्या हुआ था? दूरी बटे में समय। तो चाल यहाँ किसके किसके सहयोग से बन रहा है? दूरी के और समय के, यानी ये दोनों पे निर्भर कर रहा है। तो दूरी क्या है? लंबाई ही तो है। दूरी क्या है? लंबाई है, यानी दूरी भी क्या है? मूलभूत राशि है, और समय भी क्या है? मूलभूत राशि है। तो ये चाल क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि चाल क्या हो रहा है? मूलभूत राशियों के सहयोग से बनाया जा रहा है। एक बार और देखिए, दूरी क्या है? दूरी यानी लंबाई। ठीक है, लंबाई क्या है? मूलभूत राशि, और नीचे क्या है? समय। समय भी क्या है? मूलभूत राशि। और चाल क्या हो जाएगा हमारा? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि चाल क्या हो रहा है? चाल दूरी और समय के सहयोग से बनाया जा रहा है। तो चाल क्या हो जाएगा हमारा? व्युत्पन्न राशि। तो आप लोगों ने समझ लिया कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए, वे भौतिक राशियाँ जो मूलभूत राशि के सहयोग से बनाई जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए चाल। ठीक है, तो चाल किसके सहयोग से बन रहा है? हम बार बार दोहरा रहे हैं, ये मूलभूत राशि के सहयोग से बन रहा है। तो ठीक है, तो व्युत्पन्न राशि का उदाहरण हो जाएगा चाल। चाल के अलावा भी अभी बहुत सारी राशियाँ होती हैं जो मूलभूत राशि के सहयोग से बनाई जाती हैं, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे, जैसे क्या हो जाएगा? पहला क्या था? चाल हम मान ले रहे हैं। मानना क्या है? ये तो व्युत्पन्न राशि है ही, क्योंकि ये क्या हो रहा है? ये मूलभूत राशि के सहयोग से बनाई जा रही है चाल। ठीक है, और दूसरा हो जा रहा है वेग। वेग भी मूलभूत राशि के सहयोग से बनाया जाएगा। और ले रहे हैं विस्थापन। क्या ले रहे हैं? विस्थापन। ठीक है, आदि। अभी बहुत सारी राशियाँ हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बस समझाने के लिए हमने इतना राशि लिया है। ठीक, तो ये हो गया मूलभूत राशि और ये हो गया व्युत्पन्न राशि। एक बार और ध्यान से इसको रिवीजन कर लीजिए। देखिए, मूलभूत राशि कौन सी राशि होती है? वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हो, यानी जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो मूलभूत राशियाँ केवल 7 होती हैं। ठीक है, तो इन 7 को आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जो मूलभूत राशियों के सहयोग से बनाई जाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ बहुत सी होती हैं। ठीक है, बस इन 7 को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या समझने वाले हैं। इन मूलभूत राशि जो है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, इन सब का हम क्या लिखेंगे? मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मात्रक लिखेंगे। ठीक है, तो एकदम बेहतरीन तरीके से इसके मात्रक को हम समझने वाले हैं। तो देखिए इस सब के मात्रक को, तो देखिए अब हम समझने वाले हैं मूलभूत राशि के मात्रक को, कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। सारे मूलभूत राशियों के हम मात्रक को आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो इनके मात्रक को समझने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि इनके मात्रक की आवश्यकता आखिर में पड़ी क्यों। तो देखिए, सबसे पहले बहुत पुराने समय में जब दूसरे देश के लोग भारत में व्यापार करने आते थे, तो उन्हें व्यापार करने में बहुत ही दिक्कत होती थी। अब कौन सी दिक्कत होती थी? तो समझिए, उन्हें मापन में दिक्कत होती थी। यानी जो हमारे भारतीय लोग थे वो किस में मापते थे? उनकी मापन पद्धति कुछ और थी। ठीक है, भारतीयों की मापन पद्धति कुछ और थी, लेकिन जो विदेशों से आते थे, जो बाहर से आते थे हमारे देश में व्यापार करने, उनकी मापन पद्धति कुछ और थी। ठीक है, तो हमारी मापन पद्धति क्या थी? जैसे पुराने ज़माने में लोग गज में मापते थे, पाव में मापते थे, सेर में मापते थे, रत्ती में मापते थे। ठीक है, ये सारी पुरानी पद्धतियाँ थी। ठीक है, और जो बाहर से विदेशी लोग आते थे उनको ये पद्धतियाँ समझ में नहीं आती थी। ठीक है, अगर उनकी कौन सी पद्धति थी? जैसे पाउंड हो गया, ये पद्धति थी अंग्रेज़ों की। ठीक है, तो आके भारत में अगर बोलेंगे कि मुझे 1 पाउंड ये सामान दो, ठीक है, तो भारतीयों को तो समझ में आएगा नहीं कि आखिर में पाउंड होता क्या है। तो उनकी मापन पद्धति भारतीयों को समझ में नहीं आती थी और इनकी मापन पद्धति दूसरे देश के लोगों को समझ में नहीं आती थी। ठीक है, तो सभी लोगों ने परेशान होकर एक दूसरी मापन पद्धति बनाई। ठीक है, एक समिति बनाई। सबसे पहले एक समिति बनाई, उस समिति का क्या नाम था? अंतर्राष्ट्रीय मापन मात्रक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मापन मात्रक। ठीक है, उन लोगों ने बोला ये समिति जो तय करेगा मापन पद्धति वही पूरे विश्व में लागू होगा। ठीक है, सभी लोगों को यही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सभी लोग यही मापन पद्धति मानेंगे तो व्यापार में आसानी होगी। ठीक है, तो सभी लोगों ने वही मापन पद्धति मानना शुरू कर दिया। उसी को आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो उस समिति ने कौन कौन सा मात्रक दिया? ध्यान से देखिए। तो उस समिति ने लंबाई का मात्रक दिया। लंबाई का मात्रक क्या दिया? लंबाई का मात्रक दिया मीटर। लंबाई का मात्रक दिया
मीटर, ठीक है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या दिया, किलोग्राम, ठीक। द्रव्यमान का मात्रक क्या दिया, किलोग्राम, ठीक है, क्या दिया, किलोग्राम। और समय का क्या दिया, सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। और ताप का क्या दिया, केल्विन, ताप का क्या दिया, केल्विन, ठीक है। और विद्युत धारा का क्या दिया, एम्पियर, विद्युत धारा का क्या दिया, एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का क्या दिया, कैंडेला, ज्योति तीव्रता को हम किस में मापेंगे, कैंडेला में, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा को किस में मापेंगे हम लोग, मोल में, ठीक है। तो ये रही इन 7 मूलभूत राशियों के मात्रक, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। अब इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे दर्शाते हैं, देखिए मीटर को स्मॉल m से, यहाँ पे देखिए, हाँ यहीं पे देख लीजिए, मीटर को स्मॉल m से, किलोग्राम को kg से, ठीक है, सेकेंड को स्मॉल s से, और केल्विन को कैपिटल K से, ठीक है, और एम्पियर को भी कैपिटल A से। अभी हम समझाएंगे ये क्यों कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल। और कैंडेला को CD से, और मोल को MOL से, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें बाकी सब स्मॉल है, M भी स्मॉल है, K भी पहला लेटर स्मॉल है, उसके बाद S भी स्मॉल है, C भी है और M भी है। यही 2 ऐसी राशियां हैं जो क्या है, इनका मात्रक क्या है, कैपिटल में है। अब आखिर ये कैपिटल में क्यों है, तो समझिए, कैपिटल में इसलिए है कि ये वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है, ठीक है, वैज्ञानिक के नाम पर इसका मात्रक पड़ा है। केल्विन वैज्ञानिक एक थे, उनके नाम पर इसका मात्रक पड़ा है, इसलिए ये क्या है, कैपिटल है। और ये क्या है, एम्पियर, एम्पियर भी एक वैज्ञानिक के सम्मान में इसका मात्रक बनाया गया है, एम्पियर, ठीक है। तो ये भी कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये थी मूलभूत राशियों के मात्रक। इन 7 को आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है, कैसे भी हो इन 7 को आप लोग एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये मूलभूत राशि के मात्रक, और इससे पहले हमने जो बताया भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और भौतिक राशियों के प्रकार, जैसे कि मूलभूत राशि और व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं, ये सब आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप क्लास 11 और 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।